नमस्कार, मैं अशोक व्यास। आज हम याद करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत को जिनको सभी श्रद्धा के साथ, प्रेम के साथ तो याद करते ही हैं। उनके जीवन की कई घटनाएँ ऐसी हैं जो एक मनुष्य किस तरह से अपने भीतर करुणा, उदारता, सेवा, भारत प्रेम, अ, आधुनिकता को अपनाने के साथ-साथ परंपरा को लेते हुए नए ढंग से आउट ऑफ द बॉक्स सोचकर सेवा करने के भाव को जगाए रख सकता है। तो हम उनको उनको भारत रत्न विधिवत ना मिला हो चाहे, लेकिन वो तो भारत के रत्न के रूप में ही जिए और उनके जीवन के बारे में हम बात करेंगे श्रद्धा के साथ। और एक इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया था कि वो किस तरह से याद किए जाना पसंद करेंगे, तो उन्होंने कहा था द मैन हू मेड अ डिफरेंस। तो इंडीड उन्होंने बहुत सकारात्मक रूप से परिवर्तन के केंद्र में वो रहे। जे.आर.डी. टाटा जी के साथ-साथ भारत के आधुनिक स्वरूप को, वर्तमान उपलब्धियों और चिंताओं के बारे में भी थोड़ी-सी चर्चा हम करने वाले हैं। मोहनलाल गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं नई दिल्ली से, प्रेम तन्मय जी जुड़ रहे हैं बैंगलोर से। बहुत संक्षेप में मैं ये बताना चाहूँगा कि मोहन जी बहुत प्रोलिफिक राइटर हैं, उनकी बहुत सारी पुस्तकें इतिहास और संस्कृति पर आई हैं। और प्रेम जी भी बहुत विविध प्रतिभा के धनी हैं के साथ-साथ राजनीतिक, सांस्कृतिक चिंतन और कविताएँ, गीत विशेष रूप से उनके हैं। तो सीधा-सीधा शुरुआत में दिल्ली से कर रहा हूँ प्रेम जी, आपकी अनुमति लेके। मोहन जी, जब आप याद करते हैं रतन टाटा को, तो सीधा-सीधा क्या मुख्य बात आपको उनकी अपील करती है? रतन जी का जो जीवन था, रतन टाटा का, वो बचपन से लेकर के और उनके अंतिम क्षण तक, वो दो धाराएं मैं देखता हूँ उसके अंदर। एक वो जो मध्यम वर्गीय परिवार में कोई बच्चा पैदा होता है और वो कितना भी बड़ा बन जाए, और जो मध्यम वर्ग के भारतीय संस्कार जिस व्यक्ति में होते हैं वो उनके साथ पूरे जीवन चलते हैं। और दूसरा वो जो भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उद्योगों में पहचान दिलवाते हैं, क्योंकि भारत को जिस समय आज़ादी मिली उस समय उद्योगों के मामले में उनकी कोई अंतर्राष्ट्रीय पहचान नहीं थी भारत की। और ये पहचान दिलवाने में जितना योगदान रतन टाटा का है उतना किसी और उद्योगपति का नहीं रहा। वो दूसरी बात है कि आज की तारीख में रतन टाटा से बड़े उद्योगपति भी भारत में मौजूद हैं, लेकिन मार्ग दिखाने वाले, सबसे आगे चलने वाले रतन टाटा थे। और उनके जो संस्कार थे, एक संस्कार उनका सबसे बड़ा ये था कि कभी भी हिम्मत नहीं हारो और हर संकट में अपने लिए एक अवसर देखो। तो ये दो चीजें मुझे रतन टाटा के अंदर बहुत ज्यादा अपील करती है। प्रेम जी, यही सवाल आपके पास इस बात को जोड़ते हुए कि हमारे कई दर्शक इस बात से परिचित नहीं होंगे, क्योंकि मैं बात आपसे कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में बैठा हुआ, तो एक अमेरिकन ड्रीम की बात आती है। और ये युवा अवस्था में 17 बरस का किशोर भारत से अमेरिका आया, आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी, अच्छा खासा जॉब था, उनका किसी के साथ में अफेयर भी था जिनके साथ वो विवाह करना चाहते थे। तो वो सारे सपने को, जो अमेरिकन ड्रीम वाला था, उसको युवा अवस्था में छोड़कर 24-25 की उम्र में दादी ने कहा, इसलिए वो भारत लौट गए। ये बात भी उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ विशेष बात कहती, जो कि प्रेरक है। प्रेम जी, वहां से आप बात अपनी जोड़ते हुए जो विशेष उनकी अपील आपको करती है व्यक्तित्व में। मैं रतन टाटा जी को कई रूपों में याद करना चाहूंगा। उनके जीवन के बहुत सारे पक्ष ऐसे रहे हैं जो कि लोगों के जीवन में या लोगों के सामने आए नहीं शायद। एक तो उनका 10 वर्ष की उम्र में अलग हो जाना घर से और अनाथ आश्रम भेज दिया जाना। अनाथ आश्रम का जीवन जीते हुए उनको फिर गोद लिए जाना, और गोद लेकर के और उनका जो जो माता पिता का जो सेपरेशन था, और शायद यही उनके जीवन में एक बहुत बड़ा जो है निर्णायक मोड़ रहा होगा उनकी पीड़ाओं के लिए या उनके सोच समझ के लिए, कि वो आजीवन उन्होंने विवाह भी नहीं किया और विवाह से उन्हें डर भी लगने लगा। और दूसरा, अगर उनकी ठोस निर्णय की बात करें तो वो एक जगह पर कोट करते हैं कि मैं सही निर्णय लेने में विश्वास नहीं रखता,
पहले निर्णय लेता हूं, फिर उसे सही बनाता हूं। ये उनका कोट है एक। और एक जगह पर वो ये भी कहते हैं कि शक्ति व धन मेरे मुख्य हित में नहीं है। मतलब मैं पावर और पैसा इन दोनों को इतना महत्व नहीं देता जीवन में, जितना कि मैं अन्य अपने मूल्यों को महत्व देता हूं। और आप जो कह रहे हैं कि वो माँ अपने दादी के कहने पर लौट आए थे, तो मैंने कहा था कि उनकी दादी ने उनको गोद लिया था, तो उनके लिए और उनके जीवन में वो बालपन से अनाथ आश्रम से उनको लेकर के आई थी, तो उनके लिए उनकी बात को टालना, क्योंकि वो नैतिक मूल्यों पर विश्वास करते थे, तो बड़ा मुश्किल रहा होगा अगर उन्होंने ये कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और उन्हें इंडिया वापस आना पड़ा, और उसी वक्त उनका विवाह भी होने वाला था, और वो इस दौरान लौट आए, और लौटने के बाद में फिर परिस्थितियां बदल गई और उसके बाद में वो वापस नहीं जा सके, और जब गए तब उस जिससे उनका अफेयर था उसकी शादी हो चुकी थी। तो ये उनके जीवन की एक घटना रही, और माँ और उनकी दादी का क्या महत्व था इससे आप ये मान सकते हैं कि उन्होंने इतने मुश्किल निर्णय लेने पर, जब वो थे कि अब विवाह कर लिया जाए, उस वक्त उन्होंने अपनी दादी के बुलावे जाने को ज्यादा महत्व दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है मोहन जी, हम जिस समाज में अब प्रवेश कर गए हैं और अभी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हमें चिंता की तरफ भी ले जाती है, उनसे थोड़ा दूर फिलहाल रहते हुए ये जो व्यक्तित्व होता है जो त्याग करने में संकोच नहीं करता है, अपने हित या अपनी प्राथमिकता के आगे जिनके प्रति सम्मान है, श्रद्धा है, उनका भाव क्या है, उसको ध्यान में रखते हुए, जैसे देखिए अमेरिका का जो एक यहाँ की सुविधाओं से भरा हुआ जीवन है, उसको युवावस्था में छोड़कर जाना उस वक्त भी बहुत आसान नहीं रहा होगा। और इसके बाद ऐसा भी हुआ मोहन जी कि उनको अपनी गाड़ी वाड़ी छोड़कर इंटर्नशिप करने के लिए, हर स्तर पर कार्य करने के लिए जब भेज दिया गया, तो वो साइकिल पर जाते थे, सामान्य ढंग से जीवन जीते थे। तो जो हम त्याग और तपस्या की बात करते हैं, वो इनके जीवन में युवावस्था से ही प्रारंभ हो गया था। आपको क्या लगता है, कौन-सी ऐसी बात रही होगी जिसने उनको इतना लचीलापन दिया भीतर से कि वो संघर्ष को सहर्ष स्वीकार करें, सीखने की दृष्टि से भी, और ये एक होता है कि अहंकार की मैं तो इतना बड़ा हूँ, मेरे पास इतना है, वो सब छोड़ के वो फ्लोर पर भी काम कर रहे थे या ये सब था। उस सब से क्या आप देखते हैं एक भारतीय के रूप में? ऐसा है साहब, मैं ये सोचता हूँ कि प्रकृति में कुदरती तौर पर 3 तरह के आदमी आते हैं। एक वो आदमी होते हैं जो दिल से सोचते हैं, दूसरे वो होते हैं जो दिमाग से सोचते हैं, और तीसरी तरह के आदमी वो होते हैं जो दिल और दिमाग दोनों से सोचते हैं। और मुझे लगता है कि जिस परिवेश में उनका बचपन बीता, जो कठिनाइयाँ उनके सामने आईं, और कुदरत ने उनको एकदम बॉटम से ले जा कर के और जे.आर.डी. टाटा के परिवार में रख दिया, ये सब कुदरत का खेल था। वरना एक असंभव सी बात है, एक ऐसे दृश्य केवल फिल्मों में सुनने को मिलते हैं, वास्तविक जीवन में बहुत मुश्किल होते हैं। वो इस बात को मेरे ख्याल से समझ गए होंगे कि डेस्टिनी कोई चीज़ होती है। अपने आप को केवल अपने ही हवाले मत करो, डेस्टिनी में विश्वास भी रखो कि कुदरत ने हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है, अच्छा सोच रखा है, इसलिए हम भी अपना अच्छा दें। और जो व्यक्तिवादी सोच रखते हैं कि नहीं, व्यक्ति ही सब कुछ है, व्यक्ति ही प्रमुख है अपने जीवन में, तो वो ऐसे इमोशनल डिसीजंस नहीं ले सकते। मेरे ख्याल से जैसी बातें वो जीवन भर करते रहे, जैसे वो कभी भी ये नहीं कहते थे कि किसी उद्योग का सफल हो जाना ये नहीं है कि किसी उद्योग से बहुत ज़्यादा पूंजी इकट्ठी कर लेना, कमा लेना, बल्कि किसी उद्योग का सफल होने का अर्थ वो जो अपने साथियों को बताते थे वो ये था कि उस उद्योग से समाज में कितना परिवर्तन आया है, उस उद्योग ने लोगों के लिए क्या किया है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं वो कोई भी डिसीजन अचानक ले सकते हैं, और उनके अपन जीवन भर ऐसे डिसीजन देखते हैं। जब वो सफलता के चरम पर थे और नैनो प्रोजेक्ट लाए, कोई भी आदमी दिमाग से नैनो कार का प्रोजेक्ट नहीं ला सकता। जो दिल से सोचेगा कि मैं भारत के मध्यम वर्ग के लिए और निम्न मध्यम वर्ग के लिए भी कार उपलब्ध कराऊं,
वो ही ऐसे कठिन डिसीजन लेगा जो कि एक स्थिति ऐसी भी आई कि उसकी पूरी दुनिया में आलोचना हुई कि एक इतना सफल उद्यमी ऐसे डिसीजंस कैसे ले सकता है, लेकिन उन्होंने लिया और उसको सफल करके भी बताया। और उसी व्यक्ति ने जगुआर भी खरीदा और उसी व्यक्ति ने अपनी कंपनी को भारत के अंदर सबसे बड़ा औद्योगिक समूह भी बनाया। तो वो केवल दिमाग के बल पर नहीं बनाया, दिल से सोचने के बल पे बनाया। दिल की बात को लेते हुए आगे आपके साथ प्रेम जी बढ़े तो जो करुणा का भाव उनके भीतर था वो उनको इस तरह का मनुष्य बनाता था जो कार्य करने वाला, चाहे लिफ्ट में काम करती थी तो उनको भी वो ऐसा लगता था कि अपनापन उन्होंने दिया। जैसा कि पीयूष गोयल जी अपने एक इंटरव्यू में बता रहे थे लंदन में। हम्म। पर ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं और विशेष करके मैं थोड़ा-सा उनकी उपलब्धियों की चर्चा और कर लेना चाहता हूँ आपके साथ। तो नैनो कार का जैसे मोह जी ने बताया और वो भी कहीं ऐसा संदर्भ आता है कि वो बरसात में जा रहे थे तो उन्होंने देखा स्कूटर पे या मोटरसाइकिल पे एक युवा दंपत्ति अपने बच्चे को लेके बड़ी मुश्किल से जा रहे हैं। तो उनको लगा कि इनको अफोर्डेबल गाड़ी मिलनी चाहिए। तो अब ये पोएटिक थॉट है, लेकिन चूँकि ये रतन टाटा जी थे, तो उनको ये था कि वो कैसे इस को रियलाइज़ कर सकते हैं कि उनके पास में सचमुच ऐसी सुविधा उपलब्ध हो पाए। तो अ, अपने आप में ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है कि रूपक है जो हमारे साथ-साथ आने वाली कई पीढ़ियों को प्रेरणा देने वाले आलोक स्तंभ की तरह है कि कोई मनुष्य यहाँ से भी सोच सकता है क्या? और फिर अब इसमें बहुत सारी चुनौतियाँ जो प्रेम जी का ध्यान जब जा रहा होता है, तो बहुत सारी जो हाँ। चुनौतियाँ जो बहुत सारी आती हैं जीवन में, उसमें कई बार ऐसा होता है कि जो राजनीतिक वातावरण है, वो उद्योगपतियों के साथ कैसा तालमेल रखता है और इसमें भी उन्होंने एक ये बेंचमार्क स्थापित किया कि एक ट्रांसपेरेंट फंड जिसके पीछे सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स रखे कि भई जिनके जितनी सीटें हैं उसके अनुपात में उनको ये टाटा जी का जो फंड होगा इलेक्शन में कंट्रीब्यूट करने का वो करेगा। पर मोटा-मोटी आप बताएँ कि अम, कौन से क्षण आपको लगता है उनके जीवन में राजनीतिक दृष्टि से देखते हुए यानी राजनीति और उद्योगपतियों का जिस तरह का एक समीकरण रहता है, तो चुनौतियाँ उनके सामने मोटा-मोटी क्या आपको लगता है आई प्रेम जी? देखिए अशोक जी के व्यापारी और सत्ता, इसका एक बहुत बड़ा तालमेल हमारे आदिकाल से रहा है। अगर आप देखें कि व्यापारी वर्ग और सत्ता पक्ष, इन दोनों ने मिलकर के और अपने राष्ट्र के निर्माण में अपना सहयोग दिया है। और आप अगर देखें कि हमारे प्रारंभिक काल से लगा करके और अब तक के व्यापारी वर्ग का सत्ता के साथ में एक संपर्क जरूर रहता है और एक तालमेल रहता है कि, और ऐसा कहा जाता है कि उद्योगपति हमेशा सत्ता के साथ होते हैं। उनको किसी से लेना देना नहीं होता है। उनके पास में अगर भारतीय जनता पार्टी आएगी तो वो उन्हें भी चंदा देंगे और कांग्रेस आएगी तो वो उन्हें भी चंदा देंगे। जैसा कि आपने अंबानी जी के इंटरव्यू में भी सुना होगा कि वो ये कहते हैं हमारे लिए को और नफ हमें का हानि। ये व्यापारी वर्ग पर बिल्कुल फिट बैठता है। तो इन्होंने हमेशा जब जब जो भी सत्ता में रहा है उनके साथ में इनके संपर्क बहुत अच्छे रहे। कभी भी इन्होंने इस तरीके के इनके अच्छे संपर्क का अर्थ ये है कि इन्होंने समाज के लिए जो काम करना चाहिए था, और सरकार समाज के लिए चाहती है परोक्ष अपरोक्ष रूप से, और पार्टी के लिए चंदा चाहती है, और ये दोनों काम इन्होंने बहुत ही ऐसा निरपेक्ष होकर के किया जिसके लिए इनको कभी कोई कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा। और इन्होंने अपने ट्रस्ट को 3 हिस्सों में बांट दिया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास खास तौर से। और ये तीनों ही चीज सरकार के लिए बहुत जरूरी होती है। और इन तीनों क्षेत्रों में इन्होंने अपना ट्रस्ट बना करके योगदान दिया, जो कि जग जाहिर है, सबको पता है कि इन्होंने जितना पैसा, और तो और जब कोरोना पीरियड, अभी मोदी जी के पीरियड में जब कोरोना का हुआ था, तो 1500 करोड़ रुपए इन्होंने तुरंत जो है उसके लिए अपनी तरफ से जारी कर दिए थे। तो ये तो बहुत सारे उदाहरण हैं कि सरकार और सत्ता या व्यापार का किस तरीके से तालमेल बिठाया जाता है, इसमें टाटा जी प्रवीण थे।
तो यही बात मोहन जी आपकी तरफ में उनका जो हाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव था, उस संदर्भ में बहुत सारे उदाहरण आते हैं, लेकिन विशेष करके जो एक अनफॉर्चुनेट अटैक हुआ मुंबई पर, और उसमें जो ताज होटल के एम्प्लॉइज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो उस चुनौतीपूर्ण काल में बने रहे, उसकी कुछ स्मृतियों के साथ वो उनका संबल प्रदान करने वाला जो भाव था, जो पीड़ित थे उनके लिए भी, जो जो जिन्होंने अपने परिवारजनों को खोया उनके साथ भी बने रहना, ये एक अलग तरह की जो लीडरशिप एक एंटरप्रेन्योर के अंदर होनी चाहिए, वो मुझे लगता है एक बड़ा विशिष्ट उदाहरण न केवल एम्प्लॉइज के लिए था, बल्कि वो भारत के लिए ये एक अपने स्वाभिमान को पुनः प्राप्त करने जैसा था, बिकॉज इट बिकेम अ सिंबल ऑफ द होल इंडिया। तो किस तरह आप देखते हैं रतन टाटा भारतीयता, भारतीय मूल्यों के साथ में एक में एक होकर अपने को देखते थे, अपने व्यवसाय को वो एकदम राष्ट्र से अलग नहीं, बल्कि राष्ट्र की उन्नति में किस तरह से वो सहायक हो सकता है, वैसे देखते थे। मैं सर आपके प्रश्न का जवाब देने से पहले तन्मय जी ने जो बीच में एक बात उठाई थी, वहां से मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। इन्होंने कहा कि व्यापारी वर्ग इस तरह से सोचता है कि कौन होए हमें कहानी, और कोई भी राजनीतिक दल आए उसको वो निरपेक्ष भाव से चंदा देते हैं। और तीसरी बात उन्होंने ये कही कि सत्ता और व्यापारी साथ साथ चलते हैं। व्यापारी वर्ग जहां तक मैं समझता हूँ कभी भी यह नहीं सोचता कि कौन रिप होए हमें कहानी। ये व्यापारी का चिंतन नहीं है, ये राष्ट्र निर्माता का भी चिंतन नहीं है। ये जो चिंतन है ये समाज के एक ऐसे वर्ग का चिंतन होता है जिसको सामाजिक सरोकारों का अर्थ ही पता नहीं होता, क्योंकि नृप यदि अच्छा होगा तभी सामाजिक सरोकारों का कोई अर्थ होगा, अन्यथा सामाजिक सरोकार निरर्थक है। तो ये तो कभी भी नहीं कहा जा सकता कि कौन नृप होए हमें कहानी, इस भाव से कोई चंदा देता है व्यापारी। और शायद रतन टाटा ने भी नहीं दिया होगा, मेरा कोई संपर्क उनसे नहीं था, लेकिन मैं एक मूल चिंतन की और इसमें जो दर्शन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा था कि सत्ता और व्यापारी साथ चलते हैं, ये बात सही नहीं है। व्यापारी सत्ता के साथ चलना चाहता है क्योंकि उसे लाभ उठाना है, लेकिन सत्ता उसके साथ नहीं चलना चाहती, सत्ता उसे अपने पीछे चलाती है। और अभी जिन आप देखें कि पिछले 1 साल से 2 साल से या 3 साल से भारत की पार्लियामेंट में जिस तरह के अटैक हुए हैं भारत के उद्योगपतियों पर, वो इस बात को बिल्कुल स्पष्ट करते हैं कि सत्ता, यहाँ सत्ता वो नहीं है जो सरकार चला रही है, सत्ता वो भी है जो पार्लियामेंट में किसी हैसियत से बैठी है, विपक्ष की हैसियत से बैठी है, वो भी सत्ता का ही हिस्सा है। वो जो गंभीर अटैक कर रही है भारत के उद्योगपतियों के ऊपर, भले ही वो रतन टाटा पर नहीं थे डायरेक्ट, लेकिन उस पूरे समूह के लिए थे जिसका ऐसा रतन टाटा भी है। उसे पता लगता है कि इनके बीच में सब कुछ ठीक नहीं है। और तीसरी बात ये कि सबको राजी रखना ये संभव नहीं है। हर राजनीतिक पार्टी का कुछ सिद्धांतों के प्रति जिस तरह का भाव होता है उस तरह उद्योगपति का भी होता है। अब जैसे प्रेम जी ने एक बहुत अच्छी बात ये कही कि उन्होंने अपने ट्रस्ट को 3 विषयों के लिए समर्पित किया। तो वो जब सरकार को भी दान देंगे, मैं इसे दान ही कहूंगा, भले आप कोई सहयोग कहे कोई चंदा कहे, तो वो इसी भाव से देंगे। और जो आपने प्रश्न उठाया कि ताज के बारे में, केवल और केवल मैं समझता हूं दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा रतन टाटा के अलावा जिसने सरकार से ये कहा कि यदि ताज को उड़ाना है तो ताज को उड़ा दो, आदमियों को बचा लो। ये उनका भाव था। जो आप कह रहे थे कि एम्प्लॉइज के साथ भी वो खड़े रहे, वो केवल एम्प्लॉइज के साथ नहीं खड़े रहे, वो पूरे देश की गरिमा और राष्ट्रीय गौरव के साथ खड़े रहे। और यही कारण था कि इस घटना से भारत ने जो मजबूती दिखाई, पूरी दुनिया ने उसको चमत्कृत भाव से देखा। और ये चमत्कृत भाव जो उत्पन्न किया, ये टाटा के रुख ने उत्पन्न किया। तो मोहन जी, मैं आपकी बात से पुनः प्रेम जी के पास जाता हूँ, और मुझे लगता है हम इस विषय पर मंथन नहीं करें कि राजनीतिज्ञ और उद्योगपति और मोटा मोटी जो उल्लेख वो कर रहे थे, सामान्य रूप से यही मानसिकता रहती है कि भाई कोई भी हो, हमें हमारा लाभ लेना है, और
भ्रष्टाचार की तरफ तो हम अभी बात कर ही नहीं रहे फिलहाल के लिए। पर प्रेम जी, मैं आपके तरफ जो मोदी जी ने गुजरात में उनके प्रोजेक्ट का स्वागत किया, पश्चिम बंगाल में काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो चुका था, तो कई बार एक मनुष्य जो होता है वो वैसे ही टूट जाता है कि भई मैं इतना कर रहा हूँ लेकिन राजनीतिक रूप से मुझे इतने विरोध का सामना करना पड़ रहा है। पर उस सब के बावजूद एक कंसिस्टेंटली अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो लगे रहे। तो मोदी जी ने भी बहुत सी भावपूर्ण बातें रतन जी के बारे में कही हैं। तो मोटा-मोटी ये मोदी जी और रतन जी के संबंध के बारे में और ये राजनीतिक दृष्टि अपने स्थान पर होती है, पर भारत प्रथम दृष्टि को लेकर चाहे उद्योगपति और राजनीतिज्ञ जब वो देख रहे होते हैं तो कहीं न कहीं उनके बीच का एक ओवरलैप स्पेस ऐसा आता है जो प्रेरक होता है। प्रेम जी। अशोक जी, आपने प्रश्न तो बहुत अच्छा किया है। मोहनलाल जी गुप्ता जी के साथ में कभी अपन इस संदर्भ पर एक चर्चा अलग से रख लेंगे, जी, क्योंकि जी। वो बहस का विषय हो सकता है जिसको इन्होंने असहमति व्यक्त की। लेकिन मैं अभी भी अपनी बात पर अपने हाँ, आप को मानता हूं कि मैं जो कह रहा हूं वो व्यापारी वर्ग के लिए ही कहा गया है। और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं ये जानता हूं कि मोदी जी के व्यापारी वर्ग के साथ में कैसे संपर्क रहते हैं, क्योंकि मोदी जी को दुनिया एक बहुत अच्छा व्यापारिक माइंड वाला व्यक्ति मानते हैं। वो मानते हैं कि दुनिया में व्यापार कैसे किया जाना चाहिए वो मोदी जी को आता है। और अगर सत्ता पलटने की बात जहां तक आती है तो अमेरिका ने कितनी सत्ताएं पलटी है अपने व्यापारिक मानसिकता से, ये हम सब देखते आ रहे हैं और अभी भी देख रहे हैं। इस वक्त भी घटनाएं अगर राज्य अपने भारत के परिप्रेक्ष्य में नहीं तो विश्व के परिप्रेक्ष्य में तो आप देख ही सकते हैं। लेकिन इन सबको साधने में जिसने महारत हासिल कर रखी है उनका नाम मोदी जी है। और मोदी जी ने जिस तरह से व्यापारियों को और जिस तरीके से अंतरराष्ट्रीय व्यापारियों को अपने अपने हिसाब से चलाने में अपने आप को सक्षम जो पाया है और जो परिस्थितियां पैदा की है, उस हिसाब से मुझे लगता है। और जहां तक रतन टाटा जी का जो मोदी जी के साथ में संपर्क था, तो आप देखिए कि जिस समय नैनो का जब ये बनने वाला था प्रोजेक्ट और ये कलकत्ता में होना था, और आपको पता है कि कलकत्ता की मानसिकता उस वक्त कैसी थी और आज भी कैसी है, तो उन्होंने इनको वो उद्योग लगाने के लिए स्वीकृति नहीं दी। और आखिर मोदी जी का एक मैसेज, जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक मैसेज उनके पास में गया और उस मैसेज को कितना तवज्जो दिया गया, ये उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि मैंने सिर्फ एक मैसेज भेजा 1 रुपए का और उसके एवज में इतना बड़ा जो है ये अपना उद्योग लेकर के गुजरात आ गए। तो आपको पता लगता है कि ये किस तरीके का इनका तालमेल आपस में रहा होगा। और बिल्कुल। इस हाँ एक्चुअली हाँ इनका जीवन कृपया। ऐसा है कि उसके बारे में अधिकाधिक जानना चाहिए। हम थोड़ा-सा संकेत मात्र कर रहे हैं, पर कई लोगों के मन में रहा कि वो उनकी उपस्थिति में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए। कई लोगों ने सोशल मीडिया इस तरह की मुहिम भी चलाई थी। तो उनको 2008 में पद्म विभूषण से तो सम्मानित किया गया था। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? और दोनों बातें हैं, एक तो भारत रत्न से सम्मानित होने के निश्चित रूप से वो पात्र थे, पर ये जो अलंकरण है वो अधिक महत्वपूर्ण होते हैं या मनुष्य का व्यक्तित्व और उसकी जो एक सुरभि होती है, उस दृष्टि से मुझे लगता है वो चाहे सम्मानित विधिवत हो या नहीं हो, लेकिन इतने लोगों के हृदय में और उनका एक सिद्धांत ये भी था कि डू द राइट थिंग। तो अब मुझे ऐसा क्योंकि मैं अमेरिका में बैठा हूँ तो ये भी मैं याद करने का मन हो रहा है कि उन्होंने एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम हार्वर्ड में आके भी उसको भी पूरा किया था। तो कहीं न कहीं एक भारत और अमेरिका के संबंध जो आदान-प्रदान की दृष्टि से है और टीसीएस का कितना बड़ा यहाँ पर स्थान है कार्य की दृष्टि से और बहुत सारी कंपनीज़ हैं। बहरहाल व्यक्ति और ये जो अलंकरण है विधिवत जैसे भारत रत्न, जहाँ से हमने बात करी है कि ओरिजिनल भारत के रत्न तो वो रहे ही, चाहे उनको भारत रत्न मिला हो या ना मिला हो। मोहन जी, आप अपने विचार।
ऐसा है साहब कि भारत में अब तक 54 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला है, और ये कोई बहुत बड़ी लिस्ट नहीं है। भारत की आज़ादी को 75 साल भी हो गए, और इन 54 लिस्ट जो सज्जन या देवी जो भी हैं जिनको भारत रत्न का ये अलंकरण मिला है, उनमें से केवल एक ही उद्योगपति है, और वो है JRD टाटा। इसके अलावा किसी दूसरे उद्योगपति को ये अलंकरण नहीं दिया गया, क्योंकि भारत रत्न वैसे भी अपने जन्म से ही और आज तक सरकारों के लिए अपनी राजनीतिक हितों को साधना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और इन हितों को साधने का जो काम है, इसको आवरण देने के लिए वो वैज्ञानिकों को भी देते हैं, सितार बजाने वालों को भी, शहनाई बजाने वालों को भी, और जो क्रिकेट वालों को नहीं देते थे खिलाड़ियों को, उनको भी इन्होंने देना शुरू कर दिया। तो निश्चित रूप से ये बात उन लोगों को सालती है कि यदि आप रतन टाटा जैसे व्यक्ति को भी भारत रत्न नहीं दोगे तो आप भारत रत्न फिर किसको दोगे? तो ये तो है कष्ट का। एक चीज मैं यहाँ पे साथ में बोलना चाहूँगा कि उनको भारत रत्न इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि उन्होंने कोई बहुत बड़ी पूंजी देश के लिए बनाई, बहुत कारखाने लगाए, बहुत लोगों को रोजगार भी दिया। इसलिए जरूर देना चाहिए कि एक दृष्टि जो उन्होंने उद्योग जगत के अरबपतियों से लेकर के और एकदम नीचे के पायदान पर खड़े व्यक्ति तक को देने का प्रयास किया। वो हमेशा कहते थे कि एक तो पुराने कपड़े संभाल के रखो, इनको छोड़ो मत जल्दी से, एक बूढ़े माँ बाप इनको संभाल के रखो, और एक अपना गरीब मित्र इसको संभाल के रखो, और अपना खुद का निजी जीवन सादा रखो। तो कम से कम इस तरह का जो आदर्श है बिल्कुल वो समाज में देने वाले को। बिल्कुल समय की सीमा को देखते हुए प्रेम जी के वचन जो कि उपसंहार के रूप में इस बात को भी आप थोड़ा सा सम्मिलित करें कि नई पीढ़ी के साथ भी उनका बहुत अच्छा राबता रहा, और स्टार्टअप के साथ में इन्वेस्टर के साथ, उसको थोड़ा सा छू लें आप प्रेम जी। हाँ, अभी मैं जब उनका अंतिम संस्कार चल रहा था उसमें एक युवा चेहरा देख रहा था, और वो युवा चेहरा बहुत चर्चित रहा। ये उनका जो एज गैप जिसको हम कहते हैं, इसके अंदर किस तरह से उन्होंने एक तालमेल बिठाया कि नए लोगों की प्रतिभा को कैसे आगे लाया जा सकता है, और इसके लिए उन्होंने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पर भी बहुत जो है, मैंने कहा शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत जो है इसके लिए ट्रस्ट बना करके और बहुत सहयोग प्रदान किया। तो युवा को साथ रखने में अभी वो उनके मुख्य जो है जो चलाने वाले लोग हैं उनमें वो एक युवा चेहरा भी शामिल है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने अभी जो है उनको उस वक्त देखा तो मुझे लगा कि इनके जैसे इन्होंने परिवार की रस्म भी निभाई कि अपने सौतेले भाई को अंततः चेयरमैन नियुक्त किया गया, जो अध्यक्ष बनाया गया अभी टाटा ग्रुप के, उसमें इनके सौतेले भाई को बनाया गया जो इनके जन्म से इनके साथ में रह रहे थे। तो इन्होंने वो अपने उस पीढ़ी को भी साधा और साथ में युवा को भी वो लेकर के आए, इन दोनों के बीच का उन्होंने संगम रखा। मैं आप दोनों के साथ ये याद करते हुए कि ऐसी बहुआयामी प्रतिभा जो शिक्षा की दृष्टि से, तकनीक की दृष्टि से, इनोवेटिव थिंकिंग की दृष्टि से, और साथ ही अपने से आगे औरों को सचमुच रखने के भाव को जीने वाला मनुष्य हो, वो आज के युग में रतन टाटा जैसे बहुत, अगर हम उंगलियों पे गिनेंगे तो शायद उदाहरण मिल ना पाए। तो उनके जीवन के बारे में सोचना कहीं ना कहीं हमें सकारात्मक सोच को साथ रखते हुए जीवन को आगे ले जाने की प्रखर प्रेरणा देता है। इसलिए उनको और भी याद किया जाना चाहिए। हमने सिर्फ संकेत मात्र उनके जीवन के कुछ पहलुओं को छुआ। मोहन जी, आपका सहयोग रहा। आप दोनों के लिए आभार, और हमारे दर्शकों को मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।